Hi everyone. So I welcome you all to this PT 365 economy series. So we'll be doing topic wise. So topic wise सारे जितने भी टॉपिक्स गिवन हैं PT 365 में वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फिस्कल पॉलिसी वन. पहली न्यूज़ है स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट. रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9th एडिशन स्टेटस पेपर ऑन द गवर्नमेंट डेट को पास किया है. सबसे पहले अब इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट डेट क्या होता है. गवर्नमेंट डेट मतलब कि कोई पब्लिक डेट, मतलब जो गवर्नमेंट का डेट है, ना कि लोगों का. ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट डेट इज ओनली एंड ओनली ऑफ द गवर्नमेंट डेट. जो जितना भी सरकार का डेट है वो सारा. अब इसमें दो टाइप का डेट होता है. एक तो क्या इंटरनल और एक्सटर्नल. एक ये तो है गवर्नमेंट डेट, दैट इज गवर्नमेंट. और एक होता है डेट ऑफ कंट्री, मतलब पूरी कंट्री का जो डेट है. तो पूरी कंट्री के डेट में गवर्नमेंट का डेट, प्राइवेट एंटिटीज़ का डेट और जितना भी इंडिविजुअल्स का डेट है वो सारा कैलकुलेट होगा. दैट इज पूरी कंट्री का. गवर्नमेंट डेट इज ओनली ऑफ द गवर्नमेंट, ओनली एंड ओनली ऑफ द गवर्नमेंट. एंड ये दो टाइप का है, दैट इज पब्लिक डेट प्लस अदर लायबिलिटीज. पब्लिक में इट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. पब्लिक हेयर मीन्स नॉट पीपल नहीं, गवर्नमेंट. पब्लिक डेट मीन्स गवर्नमेंट का डेट. ओके. सो इंटरनल मतलब जितना भी वो डेट जो गवर्नमेंट ने रेजिडेंट्स से ले रखा है, दैट इज डेट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट टू द रेजिडेंट्स. सो यहाँ पे इंटरनल वाला इज डेट ओन्ड बाय गवर्नमेंट टू द रेजिडेंट्स. द वर्ड हेयर इंपॉर्टेंट इज रेजिडेंट्स. तो यहाँ पे बैंक्स हो सकते हैं, पर्सन, कंपनी, कुछ भी, बट रेजिडेंट्स. एक्सटर्नल इज टू द नॉन रेजिडेंट्स. नाउ एक्सटर्नल डेट, अगर सिर्फ एक्सटर्नल डेट लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, लाइक गवर्नमेंट का नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है एक्सटर्नल डेट ऑफ द कंट्री, तो इसमें होगा विदाउट एनी रेफरेंस टू द पब्लिक गवर्नमेंट. पब्लिक डेट और द गवर्नमेंट डेट मतलब पूरी कंट्री का. एक्सटर्नल, नॉर्मली एक्सटर्नल डेट इज पूरी कंट्री का, बट एक्सटर्नल डेट अगर पब्लिक डेट के केस में लिखा है तो वहाँ पे होगा गवर्नमेंट का एक्सटर्नल डेट. लेकिन अगर पूरी कंट्री का देखेंगे तो क्या होगा, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों. लेकिन अगर एक्सटर्नल डेट पब्लिक डेट के अंडर है तो नॉन रेजिडेंट्स से जो लिया हुआ है दैट इज. और एक्सटर्नल पब्लिक डेट को सोवरेन डेट भी बोलते हैं. Now internal debt again is of two types, that is marketable debt और the non marketable debt. Marketable मतलब जिसको दोबारा से सोल्व कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है. बॉन्ड मतलब एक पीस ऑफ पेपर होता है जो कोई अथॉरिटी इशू कर रही है, जिसके ऊपर लिखा होगा 100 रुपीज़ लोन्स और कितना उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, सब कुछ, ठीक है. गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स इशू करती है और अपना डेट जो है उससे वो रेज करती है, मतलब बढ़ाती है. तो ये वाला अगर मार्केटेबल डेट देखे तो गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड इशू किया है, पर्सन ए ने खरीदा उसे 100 रुपये में, फिर अगर उसे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पर्सन बी को सेल कर दिया. इसको इन्होंने सेल कर दिया, एक्सचेंज कर सकते हैं, इट कैन बी एक्सचेंज. तो जो वो वाला बॉन्ड मार्केटेबल डेट इज़ वो बॉन्ड्स जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं. नॉन मार्केटेबल इज जो एक्सचेंज नहीं किए जा सकते, विट कैन नॉट बी एक्सचेंज इन द मार्केट. किसी को भी दे नहीं सकते, मतलब अगर ए ने खरीदा है तो ए को ही वो गवर्नमेंट को वापस करके अपने जो पैसे हैं वो लेने पड़ेंगे, ठीक है. सो नॉन मार्केटेबल डेट, मार्केटेबल डेट होते हैं गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स जो ऑक्शन वगैरह से दी गई हैं वो. नॉन मार्केटेबल डेट इज द ट्रेजरी बिल्स टू स्टेट्स, जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड में सिक्योरिटीज़ हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो सिक्योरिटीज़ वगैरह है वो सारे नॉन मार्केटेबल में आएंगे. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टर्म्स गवर्नमेंट डेट, पब्लिक डेट. और बाकी सारी लाइबिलिटीज़, अदर लाइबिलिटीज़ अगर देखें तो इसमें वो सारे प्रोविडेंट फंड या फिर पेंशन स्कीम्स के जो पैसे हैं वो सारे इज़ बाकी सारी लाइबिलिटीज़, क्योंकि प्रोविडेंट पीएफ में जो पैसा जा रहा है अब गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट दे रही है, बट टैक्स पेयर्स मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना पैसा उसमें डाल रहे हैं. तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहे हैं गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करके, उन्हें पता है गवर्नमेंट विल रिटर्न दी मनी और इंटरेस्ट भी. लेकिन अभी तो दे रहे हैं, प्रेजेंट टाइम के लिए तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा जा रहा है, तो इट इज़ अ लायबिलिटी. बाद में गवर्नमेंट उसको वापस करेगी. ओके. सो नेक्स्ट इज इफेक्ट्स. जो गवर्नमेंट डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, इसमें पूरा ये दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगी, एंड इट इज़ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ 2019-20 से लेके 2021-22 तक, जिसमें पूरे बोरिंग प्लान है गवर्नमेंट के. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, इसका
पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव व्हाट इज, सो इट इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट्स फाइनेंसिंग, मतलब गवर्नमेंट को जितने भी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है या जितने भी पेमेंट ऑब्लिगेशंस है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड है पेमेंट करने के लिए, वो सबसे कम पॉसिबल कॉस्ट पे उसको पूरा कर सके. नाउ डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल लोन ऑफ 1 करोड़, ठीक है. सो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आई टुक अ लोन ऑफ 1 करोड़, तो व्हाट आई डू इज आई विल मेक अ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगी कि EMI का पीरियड कितना होगा, मंथली एक EMI कितने की जाएगी. अब उसमें मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं कम टाइम के लिए EMI लेती हूँ, लेट्स से 10 साल के लिए मैंने EMI ले ली, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे बाकी खर्चे पे मतलब अगर 10 साल नहीं 3 साल के लिए 3-4 साल के लिए मैंने EMI जो मेरे को ही चुकानी है, तो फिर मेरे बाकी खर्चों पे असर पड़ेगा, जो मेरे डेली रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा. और अगर मैं ज़्यादा टाइम के लिए ले लेती हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो फिर ये स्ट्रैटेजी मुझे बनानी पड़ेगी कि कितने टाइम का लेना है और कितना इंटरेस्ट देना है, तो उसको कैसे वर्क करना है. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाती है. तो दिस आई टुक एग्जाम्पल, तो आराम से रिलेट कर सकते हैं सब. नाउ देयर आर सम इफेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट डेट्स. सो फर्स्ट इज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. सी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग्स कम कर दी, तो क्या होगा कि इन्वेस्टर जो है वो देखेंगे कि हाँ कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स जो हैं वो कम हो गई हैं. तो कम हो गई तो क्या करेंगे, अब क्या बोरो कर नहीं रही है तो क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट मार्केट से पैसा नहीं उठा रही है तो प्राइवेट जितनी भी एंटिटीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ या फिर जो लोग भी हैं, तो वो पैसा उठाने लग जाएंगे. तो ऐसे क्या होगा कि फिर वो अपना काम करेंगे. अच्छा, दूसरा केस क्या है कि गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करने लग गई मार्केट से, तो इन्वेस्टर को ये होगा कि हो सकता है कि गवर्नमेंट रीपे ना कर पाए. एक डाउट हो सकता है ना कि हो सकता है कि अब गवर्नमेंट रीपे नहीं कर पाएगी, तो फिर वो पैसा नहीं लगाएंगे. तो यहाँ से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाने लगेगा. लेकिन अगर ऐसा होता है कि डगमगाने लगेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी, क्योंकि फिर प्राइवेट एंटिटीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसे नहीं लगाएंगे. दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट जो है पैसे ले रही है काफ़ी सारे, है ना, जो फर्स्ट वाला केस था, बहुत सारे बोरो कर रही है, तो ऑब्वियस है वो बोरो करके रखेगी तो नहीं, उनको अपने पास कुछ स्पेंड करेगी ना. इंफ्रास्ट्रक्चर में पोर्ट्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी और इकोनॉमी बूस्ट करेगी. तो दोनों केसेस हैं, कम पे भी और ज़्यादा पे भी. नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर. अब गवर्नमेंट बोरो कर रही है, गवर्नमेंट बोरो करेगी तो स्पेंड करेगी तो ज़्यादा पैसे आ जाएंगे लोगों के हैंड्स में, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इकोनॉमी में, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और लेट्स से गुड्स कम है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, गुड्स कम है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज. क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो इसमें है गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, पोर्ट्स, हाईवेज, ये सारी चीज़ें बनेंगी. इन्वेस्टर्स जो हैं वो बूस्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा. इन्वेस्टर सोचेंगे कि चलो और इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है. अब प्राइवेट सेक्टर बूस्ट होगा तो प्राइवेट सेक्टर भी बोरो करेगा, स्पेंड करेगा. तो दिस इज क्राउडिंग इन इफेक्ट, ठीक है, कि स्पेंडिंग बढ़ रही है, बोरो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है. अब जितना अमाउंट गवर्नमेंट ने लिया है, जो भी एग्जिस्टिंग, मतलब जितना भी मनी सप्लाई अभी है उसमें से, तो अगर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा पैसा खींच लिया मार्केट से, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा पैसे लेने का. तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाएगा. क्राउडिंग इफेक्ट आउट क्यों, क्योंकि अब गवर्नमेंट काफ़ी सारा पैसा खींचती जा रही है मार्केट से. सो क्राउडिंग आउट इफेक्ट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए हो जाएगा. नेक्स्ट इज इंटर जनरेशनल इनिक्विटी, इट विल बी हायर. सो गवर्नमेंट आज बोरो कर रही है, ठीक है, आज गवर्नमेंट ने बोरो किया है तो गवर्नमेंट को कभी ना कभी तो फ्यूचर में रिटर्न करना ही पड़ेगा. आज बोरो कर रही है तो मतलब प्रेजेंट, अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है आज बोरो कर रही है तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी. तो जो प्रेजेंट जनरेशन है स्कीम्स लाएगी, कुछ भी करेगी, तो प्रेजेंट जनरेशन को प्रॉफिट होगा. लेकिन फ्यूचर में गवर्नमेंट को वो पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट एंड ऑल जो भी है. तो जब वो फ्यूचर में उस पैसे को पे करेगी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, तो जो वो पैसा पे करेंगे वो कहाँ से, टैक्स पेयर्स के मनी से ही वो पैसा पे करेंगे. तो वहाँ पर फ्यूचर जनरेशन को लॉस हो जाएगा, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए. नाउ दिस ऑल इज रिटन इन द मटेरियल, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है. नाउ लेट्स सी कि अब उन्होंने जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या क्या पॉइंट्स है. तो 3 पॉइंट्स है. एक तो रिड्यूस दी बोरिंग कॉस्ट, रिस्क मिटिगेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट. तो लेट्स सी एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं.
बोरोइंग कॉस्ट को कम करना, इसमें एक तो इंटरेस्ट रेट्स को रैशनलाइज करना है, मतलब जैसे जो सेविंग स्कीम्स है या फिर जो प्रोविडेंट फंड्स हैं, स्पेशल सिक्योरिटीज़ है, उस पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम करना, क्योंकि अभी जो प्रोविडेंट फंड्स हैं उसमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, तो वो इंटरेस्ट अगर थोड़ा सा कम कर दें तो वो पैसे वहाँ से बच जाएंगे और फिर उस वाले वो जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को बोरो नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, इंटरेस्ट अगर हम कम कर देंगे स्कीम्स पे या प्रोविडेंट फंड्स पे तो वहाँ से बोरोइंग जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद है मेच्योरिटी प्रोफाइल्स, और जो है उनको जितना भी डेट ले रहे हैं, मतलब जितना भी डेट गवर्नमेंट ले रही है, जो भी बोरोइंग कर रही है, उसको अच्छे से देखना है कि हाँ इसका मेच्योरनेस लाइक 5 साल 10 साल, तो कम टाइम पीरियड के लिए, ताकि कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, कम टाइम पीरियड के लिए कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो पैसे बचें, मतलब गवर्नमेंट को बोरो कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिस्क मिटिगेशन, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उनके लिए देखना है, बेंचमार्क सेट करने हैं, जैसे एक्सटर्नल ले रहे हैं, मतलब बाहर से ले रहे हैं, तो उसको कितना डेट लेना है, कितना ही लेना है कि रिस्क ना हो उसमें, फिर बाद में पे करने के लिए, फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का लोन ले लिया, 500,000 करोड़ का कुछ सालों के लिए, 20-25 सालों के लिए, अब उसको पे करना है बाद में, लेकिन पे नहीं कर पाए क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, तो अब उसको पे तो टाइम पे करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट को दोबारा से लोन उठाना पड़ेगा, दोबारा से बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो बेंचमार्क्स रखें जिससे कि रिस्क बहुत कम हो, मतलब कि इतना ही सेट करें कि इतना हमें लेना है और इतने हम वापस कर सके बाद में, जितना ले रहे हैं लोन, जितना भी बोरोइंग्स ले रहे हैं उसको फिर वापस भी करना है, उस हिसाब से सारा देख के सेट करें। नेक्स्ट इज मार्केट डेवलपमेंट, इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखें, जैसे कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेक्शन है स्टेक होल्डर्स के साथ उसे बना के रखें रेगुलरली, पूरा ट्रांसपेरेंट, सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो ताकि इन्वेस्टर्स देख सके कितना गवर्नमेंट बोरो कर रही है, कैसे कर रही है, कहाँ से कर रही है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इन्वेस्टर्स को हेल्प करें कि वो अपने पोर्टफोलियोज को बहुत एफिशिएंटली उस मैनेज करके रख सकें, जिसकी वजह से मार्केट सही चलती रहे। जो मार्केट सही चलती रहेगी तो गवर्नमेंट को फिर जो बोरोइंग करनी है मार्केट से वो इजीली आराम से हो जाएंगे, और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो भी डगमगाएगा नहीं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो डेवलप हो सकें, और गवर्नमेंट जो है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से ही पैसा उठा ले और बाहर जाने की ज़रूरत ना ही पड़े। सो गवर्नमेंट जो है लीस्ट कॉस्ट पे उसे बोरो करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए सबसे कम जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ से, और ये मैंने बता दिया प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड का थोड़ा जो है कम करना चाहिए, फर्स्ट वाला इस बोरिंग कॉस्ट कम हो गया। फिर उसके बाद स्मॉल सेविंग्स के लिए भी कम हो जाएगा। मार्केट का साइज़ बढ़ाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो जैसे अगर मेरे को है कि मैं बॉन्ड्स ले रही हूँ, ठीक है, तो उन बॉन्ड्स पे कितना रिस्क है मुझे, उस चीज़ पे ही मैं बॉन्ड्स खरीदूंगी, तो अगर रिस्क कम होगा तो आई विल बाय द बॉन्ड्स, और फिर उससे इकोनॉमी बूस्ट करेगी और डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ सेकेंड is various steps taken by the government for non-tax revenue augmentation. सो गवर्नमेंट अगर ज़्यादा प्लान कर रही है कि हम ज़्यादा बोरो करते हैं तो ऑब्वियस है कि डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो देयर इज़ अ न्यूज़ अपॉन सेस एंड सरचार्ज. Share of states from divisible pool of central taxes fell sharply from 36% to 32%. तो डिविजिबल पूल और नॉन डिविजिबल पूल दो टाइप के टैक्सेस के पूल्स होते हैं। सो डिविजिबल पूल इज़ 42%, जहाँ पे फाइनेंस कमीशन नेट प्रोसीड्स जो टैक्सेस के हैं सेंटर और स्टेट्स के उनके बीच में डिवाइड करती है। तो जो सेस और सरचार्ज लिवाई किए जाते हैं, जो सेंटर लिवाई करती है, वो डिविजिबल पूल में नहीं जाते। डिविजिबल पूल वो है जहाँ पे फाइनेंस कमीशन बताती है कि कितने पैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड होंगे, दैट इज़ 42% अभी के लिए, राइट। तो यहाँ पर जो सेस और सरचार्ज लिवाई कर रहे हैं उसको नॉन डिविजिबल पूल में रखा जाता है, मतलब वो स्टेट के साथ शेयर नहीं किए जाते, वो टोटली सेंटर के पास जाता है सारे पैसे। सो सबसे पहले सेस क्या है, ये एक स्पेशल टैक्स है, इट इज़ अ स्पेशल टैक्स लिवाइड, सो इट इज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, लाइक जो भी पहले के एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैं उनके ऊपर लगेगा एडिशनल टैक्स। सो फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत सेस, तो ये लिवाई किया जाता है। सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। अब इसमें क्या है
से किसी की इनकम इज़ मोर देन 1 करोड़ तो वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। तो टैक्सेस होते हैं, तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। सो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक टैक्स जो है वो 30% पे लिया जाएगा, ठीक है। दैट इज 30 लाख। 1 करोड़ का 30% है 30 लाख। तो अगर किसी की इनकम 2 करोड़ है तो 1 करोड़ तक तो 30 लाख ले लेंगे, और जो ऊपर का 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ के ऊपर वाला जो 1 करोड़ है उस पे 30% होगा, मतलब उस पे 30 लाख होगा, प्लस इस 30 लाख पे 4% एक्स्ट्रा होगा। तो मतलब 30 लाख का 4% इज अराउंड 1.2 लाख। तो 30 लाख तो 1 करोड़ तक हो गया, उसके ऊपर वाला जो 1 करोड़ है उस पर 30% तो होगा ही होगा, और जो 30% आया है उस पे 4% एक्स्ट्रा होगा। तो दैट दिस 4% इज सरचार्ज, टैक्स ऑन टैक्स। तो ये जो टैक्स था 30%, उस पे भी 4% का टैक्स लग गया, दैट इज सरचार्ज। सेस इज एडिशनल टैक्स, समथिंग एडिशनली उसको लिया जा रहा है, ठीक है। सो ये तो एक केस हो गया। अब यहाँ पे 14 फाइनेंस कमीशन ने 42% रिकमेंडेशन कर दिया है। सो आर्टिकल 270 अलाउज द सेंटर कि वो सेस और सरचार्ज को लिवाई कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज गिवन, एंड सेंटर नीड नॉट शेयर विद द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। सेस आर इम्पोज्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पसेस आई टोल्ड, और सरचार्ज इज एक्स्ट्रा टैक्स ऑन टैक्स। स्टेट का कंसर्न अब यहाँ पे ये है कि स्टेट्स अपोज दिस परमानेंट नेचर और चाहते हैं कि इसको एलिमिनेट किया जाए, एंड सेस और सरचार्ज को भी डिविजिबल पूल में डाल दिया जाए और वहाँ पे शेयर हो। तो सेंटर जो है अब ये जितने भी सेसेस हैं उनको यूज़ करती है स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन को देखने के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, कृषि कल्याण सेस, या फिर सैनिटेशन, स्वच्छ भारत सेस। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, मतलब स्टेट का कहना है कि वो जो स्टेट में काम हो रहा है उस पर ही तो सेस लिया जा रहा है ना सेंटर के थ्रू, तो फिर वो हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो दिस इज अ स्मॉल टॉपिक। Next is a small news, government borrowing पे ही। फाइनेंस का मिनिस्ट्री इन कंसल्टेशन विद आरबीआई रेज्ड इट्स ग्रॉस मार्केट बोरोइंग टारगेट। तो उन्होंने 12 लाख करोड़ किया है। नाउ व्हाट इज दिस न्यूज़, छोटी सी न्यूज़ है। सो गवर्नमेंट ने बोरो किया है कि जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर ट्रेजरी बिल्स, तो उनका जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसमें थोड़ा सा मिसमैच है। तो बोरोइंग क्या है, इट इज़ लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, और ये कैपिटल रिसिट्स में आता है। तो जब बजट डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें फिस्कल गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी इज़ 2 टाइप्स, इट इज़ इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम में रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स नॉन टैक्स वाला प्रोविजन आता है। तो बोरोइंग जो है वो लोन है, ठीक है, जो कैपिटल रिसीट्स में आती है। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल रिसीट्स है यहाँ पे आती है बोरोइंग्स, रेवेन्यू में आ गई टैक्स और नॉन टैक्स वाला। अब बोरोइंग्स बढ़ क्यों रही हैं, वही है कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो आ नहीं रहा, स्टॉक मार्केट्स इतने ग्रो कर नहीं रहे, तो फंड्स इन डिसइन्वेस्टमेंट से रेज नहीं हो पा रहे हैं। एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रिलीफ फंड्स और इनकम ट्रांसफ़र या फिर सपोर्ट करने के लिए स्टेट्स को। तो बोरोइंग्स अगर बढ़ेंगी तो फिर बॉन्ड मार्केट और क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो हम पढ़ चुके हैं, क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, इससे पहले वाली न्यूज़ में, वो होगा। फिजिकल डेफिसिट जो है वो शार्पली बढ़ जाएगा, और वैसे भी अभी कोविड-19 के एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से वैसे भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ चुकी है। So there is borrowing limits for the states. This news. Recently, Center has raised borrowing limits for states. तो इसे 3% से 5% कर दिया है of the gross state domestic product (GSDP) for their current fiscal year. So states have been urging for a hike in cap. जो borrowings है अभी currently 3% है, which are prescribed under FRBM Act. So what is FRBM Act? तो FRBM Act में इट इज़ अ एक्ट गवर्नमेंट का, तो उसमें जैसे जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% है ऑफ द जीडीपी। 2021 मार्च 2021 तक उसे कम करना है। डेफिसिट इज़ यूजुअली फाइनेंस थ्रू बोरोइंग्स, आरबीआई से ले लिया या कैपिटल मार्केट से पैसे ले लिया, तो डेफिसिट को वैसे पूरा कर देते हैं। स्टेट्स का अपना एफआरबीएम एक्ट है जिसने 3% ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैप लगा रखा है उनके एनुअल बजट डेफिसिट्स पे। अब स्टेट्स अर्ज कर रहे हैं कि ये जो 3% है बोरोइंग्स पे उसको बढ़ाना चाहिए। सो उसको बढ़ा के 3% से 5% कर दिया गया है।
So of 200 basis points, so it 5% is 200 basis points. 200 में से दो कैटेगरी करी हैं, 50 के लिए और 150 के लिए, ठीक है. सो 50 जो है इट इज़ एक्स्ट्रा बोरोइंग, ठीक है. इट विल बी अलाउड इफ माइलस्टोन्स अचीव, मतलब जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड अचीव कर लिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा किया है किसी स्टेट ने, पावर सेक्टर, अर्बन लोकल बॉडीज, तो इन चारों पे काम करना है, ठीक है. अब इसमें से अगर चारों में से किसी तीन पे काम कर लिया तो 50 एक्स्ट्रा बेसिस पॉइंट्स विल बी गिवन. सो ये 150 में से, ये 150 में से लाइक 0.25 इसका है, 0.25% दिस इज परसेंट, और यू कैन से 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट, तो चारों के 25 बेसिस पॉइंट है, दैट इज 100 बेसिस पॉइंट. तो 100 बेसिस पॉइंट ये हो गए. अब इन चारों में से अगर किसी भी स्टेट ने तीन पूरा कर लिया है तो एक्स्ट्रा 50 बेसिस पॉइंट उसे दे दिए जाएंगे. तो ये 150 को भी डिवाइड किया है 100 और 50 में. दिस 100 इज ये चार जो कंडीशन है इनके लिए, चार में से तीन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो 50 एक्स्ट्रा स्टेट को मिल जाएगा. एंड दिस 50, ये जो एक 50 है दैट इज अनकंडीशनल, तो ये तो आराम से दे दिया जाएगा. Now let's see one another news. एक छोटी सी न्यूज़ है. एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स. गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स को सेट करने के अप्रूवमेंट दिया है सो दैट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बढ़ सके. सो इसका कॉम्पोजिशन इज ईजी. कैबिनेट सेक्रेटरी इज चेयरपर्सन, जो नीति आयोग के CEO हैं वो भी इसके मेंबर रहेंगे. बाकी और मेंबर कौन से हैं, जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT या कॉमर्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, इन सबके सेक्रेटरीज विल बी द मेंबर. कैबिनेट सेक्रेटरी इज द चेयरपर्सन एंड उसके अलावा नीति आयोग के CEO भी रहेंगे और बाकी सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके CEOs होंगे. ऑब्जेक्टिव्स यही है कि मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को सिनर्जाइज, मतलब एक साथ लेके आना है और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स में, ताकि जितने भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे से बैठ के डिस्कस किया जा सके. और इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ाना है, किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना है ताकि जल्दी जल्दी सारे काम निपटें, जो भी डॉक्यूमेंट क्लियरेंस होते हैं वो जल्दी से हो जाए, इन्वेस्टमेंट जो है उसको बूस्ट किया जा सके. दिस इज़ द वर्क ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज. और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल इज़ दी अनदर टॉपिक हेयर. तो उसमें है कि जितने भी इन्वेस्टेबल, मतलब वो प्रोजेक्ट्स इंडिया में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन में उस पर काम करेंगे. सारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे अप्रूवल्स के साथ क्रिएट किए जाएंगे, जैसे लैंड अवेलेबल जो एलोकेशन के लिए देना है, या जितने भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की डिटेल, ना इन्वेस्टमेंट या अडॉप्शन, जो भी इन्वेस्टर्स को काम चाहिए वो जल्दी से जल्दी किया जा सके. इशूज़ आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि ऐसे क्या क्या इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है. सो वो जितने भी एम्पावर्ड ग्रुप हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, वो इसके ऊपर काम करेंगे. एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल विल स्ट्रैटेजाइज, इम्प्लीमेंट एंड डिसेमिनेट दी डिटेल्स ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स जहाँ पे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं. वो प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है, रिस्क है, उनको आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया जाएगा. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इकोनॉमिक रिकवरी. Okay, so world economy is to contract in 2020 because of COVID pandemic. So it is around 6%. So world economy will contract by 6%. ठीक है. It is given by the economic outlook. इंडियन इकोनॉमी में अकॉर्डिंग टू GDP डाटा, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालते हैं, NSO, उन्होंने कहा है द GDP ग्रोथ इन 1920 वॉज 4.2%, विच इज़ अ 11-year लो, सबसे कम. ठीक है. 18-19 में इट वॉज 6.1%. फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ चुका है, इट इज़ 4.59% इन ऑफ GDP. एंड पब्लिक डेट ऑल्सो इज़ लाइकली टू इंक्रीज ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक एंड टैक्स रेवेन्यू. इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, तो उसकी वजह से दिस इज़ द इशू. नाउ यहाँ पर IMF का कहना है दैट अराउंड 9% इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट, और वैसे अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इट इज़ अराउंड 7.7%. एंड इसमें एक ये प्रोविज़न है कि इंडिया इज़ अमंग द बॉटम 20 to 30 कंट्रीज एंड इट विल बी द मोस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमीज
in 2020, but here there is a good news that 2021 में expected growth rate will be 9%, so it will increase. So India would be the fastest growing economy among large economies of the world. इसके अलावा there is shapes of recovery. So one is K shape. There are different shapes of recovery. So what is the shape of recovery? See, there is, let's say this is a graph. Let's say this is average rate of growth. Average rate of growth is 6%, for example. अभी due to some reasons, growth rate मतलब actual growth rate is this, ठीक है? This pink one is actual. This is actual. This is average, brown wali, and this is actual growth rate. Now suddenly at some point growth rate decreased. It suddenly falls, ठीक है? Suddenly dropped. उसके बाद अब ये धीरे धीरे करके उठेगी. मतलब there are many curves. ओके, एक तो होगा ये ऐसे करके और ऐसे उठ जाए, ठीक है? एक होगा ऐसे करके और ऐसे उठे, फिर हो सकता है कि ऐसे करके ऐसे भी उठे, हो सकता है पहले उठे फिर गिर जाए फिर उठे, हो सकता है कि गिरे मतलब गिर गई है और फिर और ज़्यादा गिरती चली जाए नीचे की तरफ. तो देर आर वेरियस रीजन्स, ठीक है? इसमें से डिफरेंट है, लाइक वी, यू, जेड शेप, डब्ल्यू शेप्ड, एल शेप. दीज आर डिफरेंट कर्व्स. Important here is K-shaped recovery. K-shaped recovery graphs. This one. Prior to COVID-19 ऐसे चल रहा था. Different industries, तो उनके जो growth था वो ऐसे. उसके बाद COVID-19 में economic recession, both dropped. Now here after dropping, मतलब बिल्कुल ही economy drop कर गई. उसके बाद recovery phase में कुछ industries they start growing at some particular rate, तो उनका growth level start हो गया. Some industries started growing, that is technology, retail, software services at the time of recovery. But for some industries growth rate is less, like travel, entertainment, hospitality, food services. इनके लिए जो recovery time period में growth rate था वो गिर गया. So this is K-shaped recovery. मतलब कुछ industries के लिए it is growing at a very good rate, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए ड्रॉप्ड. अब इनके लिए दीज इंडस्ट्रीज़ दे नीड असिस्टेंस, ताकि वो दोबारा से यहाँ से जो ये इंडस्ट्रीज़ गिर गई हैं वो दोबारा से अपना ग्रोथ ऊपर की तरफ कर सके, तो पॉजिटिव ग्रोथ में जा सके. So this is all K-shaped recovery. There is a small topic, PM CARES Fund. Supreme Court dismissed the plea to transfer PM CARES Fund money to National Disaster Relief Fund. तो ये न्यूज़ में था इसलिए. Now let's see सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है. सुप्रीम कोर्ट मेड सर्टेन की ऑब्जर्वेशंस जो प्राइम मिनिस्टर का PM केयर्स फंड था, दैट इज सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस. इट रिफ्यूज टू डायरेक्ट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स. सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जो फंड्स हैं PM केयर्स में उसको NDRF में नहीं डालने, बिकॉज ये दोनों फंड्स अलग अलग हैं. NDRF इज़ अ स्टैट्यूटरी फंड जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर आया गया है. सिंस PM केयर जो है, जो PM केयर फंड है उसमें कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं चाहिए, तो कोई भी कैग ऑडिट जो है वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है. नो इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स कैन बी प्रोहिबिटेड टू मेक कंट्रीब्यूशन टू PM केयर्स फंड. ये वॉलंटरी अपनी मर्जी से जो इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल चाहते हैं PM केयर फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. बहुत लोगों ने किया भी था COVID-19 के टाइम पे. एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द नीड फॉर फ्रेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो COVID-19 चैलेंजेस को लेके है. सो इट ऑल्सो रिजेक्ट. सो PM केयर फंड और NDRF न्यूज़ में इंपॉर्टेंट इज दिस कि PM केयर फंड क्या है एंड सो लेट्स सी दोनों में क्या डिफरेंस है. PM केयर्स फंड, NDRF, ये इसका फॉर्मेशन तो इट इज़ फॉर्म्ड इन 2020 COVID-19 आउटब्रेक के टाइम पे इट फॉर्म, ठीक है. एंड इट वाज आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ NDMA एक्ट ऑफ 2005, दैट इज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. तो NDMA एक्ट के अंडर ये बने था 2005 में. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है?
तो पीएम केयर्स फंड का ऑब्जेक्ट था यही कि हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ को क्रिएट करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, जो भी पेमेंट्स है उनको देना है, और जितने भी टाइप का असिस्टेंस या रिलीफ किसी भी टाइप का चाहिए तो वो पीएम केयर्स फंड के अंडर होगा। बट एनडीआरएफ के लिए इट इज़ इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज फॉर रिलीफ, फॉर रिहेबिलिटेशन, जो कोई भी डिजास्टर सिचुएशन है तो उसकी वजह से जो एक्सपेंसेस आए हैं जो इमरजेंसी कंडीशन के लिए, वो एनडीआरएफ फंड से जाएंगे। और ऐसे ये एनडीआरएफ नेशनल का है तो स्टेट का भी होता है एसडीआरएफ। तो एनडीआरएफ फंड्स में से पैसे जो है फाइनेंसेस इसमें भी जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। पीएम केयर फंड में प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एमएचए, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, दीज आर दी एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज। तो ये तीनों आर दी ट्रस्टीज ऑफ द फंड, दीज आर दी ट्रस्टीज ऑफ द फंड। चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी दैट इज प्राइम मिनिस्टर, उनके पास पावर है कि वो 3 ट्रस्टी को नॉमिनेट करेंगे जो एमिनेंट पर्सन होंगे, लाइक हेल्थ, साइंस, सोशल वर्क, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको लेके। एनी पर्सन अपॉइंटेड ट्रस्टी शैल एक्ट इन हिज कैपेसिटी, तो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को बता के। नेक्स्ट एनडीआरएफ में द फंड इज मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल इट इज मैनेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इस फंड को इट मॉनिटर्स लाइक कैलामिटीज, जो ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, पेस्ट अटैक्स या फिर कोल्ड वेव्स, ये सारे जितने भी डिजास्टर्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज ड्रॉट्स, हेल स्टॉर्म्स, पेस्ट अटैक्स, फ्रॉस्ट, मतलब जो भी फसल पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनको जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखती है। वाइल इसके अलावा जितने भी नेचुरल कैलामिटीज होंगे वो एमएचए देखेगा, ठीक है। तो एमएचए इज हेयर एंड इट इज हेयर ऑल्सो। अब पैसे, अब पीएम केयर में जो पैसे है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस थे, कोई भी कर सकता है, ठीक है। इट कैन एक्सेप्ट डोनेशंस इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से। एनडीआरएफ में इट इज फाइनेंस थ्रू दी लेवी ऑफ सेस, तो एनडीआरएफ में पैसा सेस से आता है विच इज लेवाइड ऑन सर्टेन लिमिट्स या फिर कस्टम ड्यूटी, एंड ऑल्सो इट इज अप्रूव्ड एनुअली थ्रू दी फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल में सम मनी इज एलोकेटेड और वहाँ से इसको अप्रूव किया जाता है। ऑडिट इट, पीएम केयर फंड इज ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, जो ट्रस्टीज, मतलब ये जो ट्रस्टीज हैं जिसको बोल देंगे वो ऑडिट करेंगे। एंड यहाँ पर इट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये फाइनेंस बिल से आ रहा है, एनडीआरएफ को पैसा सेस से पैसा चार्ज करे है, सो कैग हेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनडीआरएफ। Now let's move on to our next news, that is direct taxes. So what is direct tax? It is a tax where the incidence and impact of taxation fall on the same entity. सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली आप उस अथॉरिटी को पे करोगे जो आपके ऊपर टैक्स इम्पोज, मतलब फॉर एग्जाम्पल अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने उसको टैक्स को लागू किया है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल पे डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स बिकॉज जो टैक्स का प्रोपोर्शन होता है वो जैसे जैसे इंडिविजुअल या एंटिटी की इनकम बढ़ती है उस पर लगता है। वेयर एज आई वॉन्ट टू मैंशन है समथिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये रिग्रेसिव होते हैं, लाइक फॉर अ पुअर पीपल, मतलब किसी गरीब के लिए भी अगर वो साइकिल खरीद रहे हैं तो टैक्स सेम होगा। फॉर अ रिच पर्सन लाइक अंबानी, वो भी अगर कोई साइकिल खरीद रहे हैं तो उन पे भी टैक्स सेम होगा, प्रोवाइडेड कि टैक्स मतलब जो साइकिल के प्राइसेस वगैरह जो भी है, बट टैक्स विल बी सेम। सो इट इज़ एग्रेसिव क्योंकि पुअर पीपल की इनकम देखें तो इट इज़ वेरी लेस, रिच पीपल की इनकम देखें तो इट इज़ वेरी मोर, तो उनको इतना फर्क, रिच पीपल को तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा बट पुअर के लिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो इट इज़ एग्रेसिव। वेयर इज डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव, जिसकी जितनी इनकम होगी उसके ऊपर उतना टैक्स स्लैब लगेगा। बहुत सारे टाइप के होते हैं, लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स। इंडिया के केस में हेयर इज अ प्रॉब्लम, 5% टोटल पॉपुलेशन इज पेइंग द इज फाइलिंग द इनकम टैक्स, तो 5% इनकम टैक्स फाइल करते हैं
who files the taxes are 5%, 578 million people, but only 1.15% people, that is 15 million, they actually paid the taxes. So ratio is very, very, very less. In case of India, tax to GDP ratio is 17%. So because of COVID, in 2020 it is around 13 to 14%, but normally it is 17%. For emerging economies it is 21%, and for OECD average economies it is 34%. Here tax to GDP ratio 17% includes 6% from direct taxes and 11% from indirect taxes. 11% में here is the share of center as well as states. डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. वाई? सी, टैक्स लैब्स को रिवाइज करना चाहिए, उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए, एंड पेपर वर्क का जितना काम है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए. सी, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज़ वेरी हाई. कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस इज़ वेरी हाई बिकॉज पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, कोई किससे पूछना है, कोई मतलब बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं. तो वहाँ पर टैक्स इवेड मतलब टैक्स की चोरी होती है, वहाँ पर टैक्स की चोरी होती है. कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस मतलब लोग अपनी इनकम को डिक्लेयर ही नहीं करते, तो फिर उन्हें चांस मिल जाता है कि वो दे गॉट द चांस ऑफ बीइंग कॉट, तो वो पकड़े नहीं जाते, पकड़े जाते हैं बट इट इज़ वेरी वेरी लेस. सो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को हमें कम करना चाहिए, मतलब पेपर वर्क शुड बी लेस सो दैट आराम से नॉर्मल पीपल भी टैक्स लैब्स को, टैक्स रिजीम्स को समझ सकें, अलग अलग लोगों के पास ना जाना पड़े. और अगर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम होगा तो पीपल विल नॉट इवेड द टैक्सेस, तो वो टैक्स पे करेंगे. एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए सो दैट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी, टैक्स कलेक्शन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, टैक्स पेयर्स को हेल्प प्रोवाइड कर सकें, टैक्स बेस को वाइड करना चाहिए. मतलब कि वही ना कम्प्लेक्सिटीज़, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स फाइल भी करेंगे और पे भी करेंगे. तो 5% में से अगर 1.1% है, अगर ये 5% 20-25% हो जाए तो चलो उसमें से 5-6% तो टैक्स पे करेंगे ना, और धीरे धीरे करके वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा. So there are some new IT slabs introduced. तो वो IT slabs को introduce किया है. विवाद से विश्वास scheme is there. So this is to provide the resolution for pending tax dispute, which will not only benefit the government by generating timely revenue और taxpayers को भी, क्योंकि वो उनके जितने भी litigation cost है वो कम होते जाएंगे. तो जितने भी tax disputes already हैं उनको कम करना है. This is विवाद से विश्वास scheme. और जो भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए जितने भी कंप्लायंसेस हैं, जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, एंजल टैक्सेस जो हैं उनको एग्जेम्प्ट करना. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म. ये इट इज़ अ स्टेप टेकन. सो इट इज़ एम्ड एट ईजिंग द टैक्स कंप्लायंस एंड ऑल्सो रिवॉर्डिंग द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स. तो इसमें है कि टैक्स कंप्लायंस को ईज करना, कंप्लायंस आई ऑलरेडी टोल्ड कि जितना पेपर वर्क सब होता है उसको थोड़ा सा ईजी करना और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को रिवॉर्ड करना. so, ये एक प्लेटफॉर्म है. इसके 3 फीचर्स हैं. फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स एंड टैक्स पेयर चार्टर. असेसमेंट, अपील्स एंड चार्टर. सो फर्स्ट असेसमेंट इज टू एलिमिनेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. जो टैक्स पेयर है और इनकम टैक्स ऑफिसर है उनको एलिमिनेट करना, बिकॉज वो आपस में बात करके फिर ऊपर आने नहीं देते, वहीं पर मामला सुलझ जाता है. इसमें क्या होगा कि टैक्स पेयर जो होगा वो सिस्टम AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स से कोई भी टैक्स पेयर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसी पे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैं उनको फेसलेस असेसमेंट देना होगा. मतलब कोई भी कहीं से भी एक इनकम टैक्स ऑफिसर और कोई भी टैक्स पेयर दोनों को नहीं पता कि वो कौन है, उनको एक सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से मिलवा दिया जाएगा और वहाँ पर वो सिस्टम पे ही बात करेंगे. फेसलेस अपील्स इज अपील्स विच विल बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिसर. पूरी कंट्री में किसी को भी दे दिया और उनको बोल दिया कि आप किसी भी अननोन पर्सन की, मतलब उनकी पूरी डिटेल्स नहीं दी जाएंगी. वहाँ पे लिखा होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है इस टैक्स से रिलेटेड, बट वो किसका है किसका नहीं है कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं होंगे. टैक्स पेयर चार्टर. सो इट आउटलाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ द टैक्स ऑफिसर्स एंड टैक्स पेयर्स. तो टैक्स ऑफिसर्स और जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके राइट्स की, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी
दोनों पार्टीज को लेके उनके राइट्स दिए जाएंगे. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स. तो उनकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को लीक नहीं किया जाएगा. इट सीक्स टू एलिमिनेट करप्ट प्रैक्टिसेस जो भी हो रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स के थ्रू. नेक्स्ट इज इक्वलाइजेशन लेवी, दैट इज डिजिटल सर्विसेज टैक्स. So here India adopted a 2% digital service tax in 2020. So इसमें क्या है, लाइक सिंपल लैंग्वेज में आई विल एक्सप्लेन. यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सो एड कम्स, सो देयर इज एन एड. अब वो एड जो है इट इज़ दी सोर्स ऑफ रेवेन्यू. सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसके लिए? फॉर यूट्यूब कंपनी विच इज़ लोकेटेड इन अमेरिका. तो अब वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू अमेरिका में है, वहाँ पर जाएगा. नाउ जोमेटो की ऐड आई, जोमेटो की ऐड, पैसे कौन दे रहा है? मतलब ऐड कौन देख रहा है? हम लोग, ठीक है, मतलब पीपल, वी आर सीइंग द ऐड. बट वो सर्विसेज प्रोवाइड कहाँ हो रही है? इंडिया में. लेकिन जोमेटो जो पैसे देगा वो किसको देगा? यूट्यूब को, जो कि अमेरिका में है. अब अमेरिका सेज, मतलब यूट्यूब सेज कि दिस इनकम इज कमिंग इन अमेरिका, तो ये वहाँ पर टैक्स होगी. बट इंडिया हेयर सेज कि जो इनकम जनरेट की गई है इट इज़ जनरेटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि उस वीडियो को देख रहे हैं. सो टैक्स विल बी लेवाइड इन इंडिया बिकॉज इनकम जनरेटेड इज इन इंडिया. सो इट ओनली अप्लाइज टू नॉन रेजिडेंट कंपनीज, मतलब जो इंडिया से बाहर हैं उनके लिए है. एंड कवर्स द ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अर्लियर इन 2016 इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स के लिए. वहाँ पर था कि अगर 1 लाख से ज़्यादा उनका रेवेन्यू है तो. लेटर 2021 बजट में इसको वाइडन कर दिया कि जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनको टैक्स रेट होगा 2% और सरचार्ज होगा. टैक्स रेट 2% प्लस सरचार्ज. ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी, इस वजह से इसको इस टैक्स को लाया गया है. मेनी डिजिटल बिजनेस मॉडल्स दे डू नॉट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस इन कंट्रीज सेल्स करने के लिए या कुछ भी, तो वो किसी और कंट्री से कर रहे हैं, पैसा उनकी कंट्री में जा रहा है, वहाँ पे टैक्स पे हो रहा है, लेकिन जनरेट इनकम तो इंडिया से हो रही है. सो दिस इज इंट्रोड्यूस्ड. Next and last news is goods and services a tax development. So in this this news is about the GST compensation cess issue. सबसे पहले GST is indirect tax, ठीक है. It is a destination based tax which is levied on the sale of goods and services. Also it is a tax which is levied on the value added. It was introduced in 2017. For example, destination based मतलब कि अगर महाराष्ट्र से कोई सामान यूपी में जा रहा है तो यूपी will be the state for the tax imposed. It was introduced in 2017 by 101st Constitutional Amendment Act, biggest indirect tax reform which was taken. So it subsumed, मतलब जीएसटी के आने से एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये सब हट चुका है. बट इट ऑल्सो नॉट सबस्यूम्ड, कुछ टैक्सेस को इसने नहीं हटाया, दैट इज कस्टम्स ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वैट ऑन एल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, ये नहीं हटाए गए. जीएसटी इज करेंटली रिवाइड ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एल्कोहल, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल. जीएसटी के 4 स्लैब्स आर देयर, 5%, 12%, 18% and 28%. There is also 0% slab also. 18% प्लस सेस लगता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, 28% सेस भी लगता है कुछ प्रोडक्ट्स पे. सो जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था. दिस इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी अंडर आर्टिकल 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट provides the recommendations to union and states government on GST related issues. इट्स काउंसिल, जो काउंसिल है जीएसटी काउंसिल, इज चेयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर. बाकी सारे स्टेट मिनिस्टर होंगे, रेवेन्यू, फाइनेंस एंड जितने मिनिस्टर इंचार्ज हैं सारे स्टेट्स के टैक्सेशन के लिए, वो इसके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होंगे और सारे डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय 75% मेजॉरिटी. तो 75% मेजॉरिटी होनी चाहिए. सो अभी जो जीएसटी कंपनसेशन असेस का इशू है उसको देखते हैं.
स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक टसल चल रही है अपॉन द जीएसटी कंपनसेशन सेस. फर्स्ट लेट अस सी what is GST compensation cess. Okay, see, सेंट्रल गवर्नमेंट हैड सेड कि अगर मतलब जब जीएसटी लाया था तो ऑल दी स्टेट्स वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस, बट उन्होंने बोला मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा पहले हमें ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, फिर इसकी वजह से कम हो जाएगा एंड ऑल दिस. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, ओके अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में कोई भी शॉर्टफॉल हो रहा है, कोई भी शॉर्टफॉल है किसी भी गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में, तो इट विल बी कंपनसेटेड बाय गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कंपनसेट करेगी. इट वॉज द प्रॉमिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का was promised, but it was for first 5 years, for the first 5 years, for 2017 to 2022. For example, let's say Maharashtra. In 2017, it's actual, so here it is actual revenue, here it is expected. ठीक है, so गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज एट 14%. 2017 में महाराष्ट्र का एक्चुअल रेवेन्यू था 1000 करोड़. मिनिमम एक्सपेक्टेड वाज आल्सो 1000 करोड़, तो इक्वल है. 2018 में इट वाज 1200 करोड़ और इसका 14% हो जाएगा, इट इज़ 1140 करोड़, 140 करोड़, 140 करोड़. तो 1000 प्लस 140 इज 1140 करोड़. 2019 में इट वाज 1250 करोड़, बट इसका 14% इज अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एक्चुअल, अप्रॉक्सीमेटली इज अराउंड 160, सो इट विल बी 1300 अप्रॉक्सीमेटली. ओके, लेट्स से इट इज 160, 14% ऑफ दिस. नाउ here is a shortfall of revenue between the minimum expected and the actual of 50 crore. 50 crore. So here Maharashtra government will be compensated. Now where this compensation come from? So it was a provision in the GST. What was the provision? See, I already told you GST slabs, and I told you here कि यहाँ पे 18% प्लस सेस और 28% प्लस सेस लगता है. तो द सेस जो एक्स्ट्रा 18% प्लस सेस और 28% प्लस सेस, ये वाला जो एक्स्ट्रा सेस लग रहा है, एंड ये सेस लगता है लग्जरी और सिन गुड्स लाइक टोबैको, सिगरेट्स एंड ऑल. ओके, लग्जरी एंड सिन गुड्स. सो दिस सेस, इस सेस के लिए एक जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड बनाया गया, कंपनसेशन सेस फंड. यहाँ से जो पैसा है वो पैसा जितना भी लग्जरी और सिन गुड से आ रहा है सेस के फॉर्म में, वो कंपनसेशन के फॉर्म में स्टेट्स को दिया जाता है. सो इट विल बी पार्ट ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन फंड. अब कोविड के पहले स्टेट्स का एक्चुअल रेवेन्यू और द एक्सपेक्टेड वन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम, कुछ कुछ होता था, बट इट वाज कवर्ड बिकॉज ऑफ दिस कंपनसेशन फंड. बट बिकॉज ऑफ कोविड स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइंड. 14% एवरी ईयर पे था कि हर साल 14% से ग्रो होगा, बट इट डिक्लाइन, शॉर्टफॉल हो गया बहुत ज़्यादा. सो हेयर टसल स्टार्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. सो स्टेट गवर्नमेंट सेड कि हमारा जितना भी नुकसान है वो सारा आप दे दो, बट हियर इज़ अ प्रोविजन कि ये जो कंपनसेशन फंड का जो सेस है जितना भी है, it will be given by the center to the state only and only if there is shortfall on account of GST, on account of implementation of GST. The shortfall is attributable on the implementation of GST. मतलब GST को implement करते टाइम अगर स्टेट का जो रेवेन्यू है वो शॉर्टफॉल हो जाएगा, तभी उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट will give the compensation cess to the state governments.
Now problem is here, 2.35 lakh crore is the total amount. Second option is 97,000 crore. See, 97,000 करोड़ था, इट इज़ ओनली एंड ओनली ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. मतलब ये वो शॉर्टफॉल है, दिस शॉर्टफॉल इज कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम इतना शॉर्टफॉल हो गया. 2.35 लाख इंक्लूड्स अदर फैक्टर्स एज वेल, जो कि पैंडमिक, कोविड पैंडमिक प्लस जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. सो इट कंटेन्स कोविड पैंडमिक एंड जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, वेयर एज दिस कंटेन्स ओनली एंड ओनली जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. सो अब यहाँ पर डेटा सेल स्टार्ट्स नाउ. सेंटर स्टेट्स का कहना है कि सेंटर इज नॉट ऑनरिंग इट्स मोरल और लीगल ऑब्लिगेशन, उसे स्टेट को कंपेंसेशन देना था. एंड ऑल्सो जो जीएसटी काउंसिल है उसमें उन्होंने बोला कि 1/3 वोटिंग पावर इसमें सेंटर के पास वर्चुअल वीटो है डिसीजन मेकिंग का. ठीक है, क्योंकि 3/4 मेजोरिटी इज नीड टू पास द डिसीजन. 3/4 मेजोरिटी चाहिए, उसमें से 1/3 वोटिंग पावर तो सेंटर के पास है. Now, what is the stance of center? Center has refused to compensate the states immediately, but has provided the state with 2 options. अब सेंटर ने ये कहा कि पहली बात तो कोविड-19 पैंडमिक में लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स ज़्यादा किसी ने खरीदे नहीं, तो सेस आया नहीं, तो मनी है ही नहीं वहाँ पे. और दूसरा कि ये पैंडमिक की वजह से है, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से नहीं है. तो 2 ऑप्शंस दिए कि आप ये स्टेट्स को कि आप ये चूज कर लो या ये चूज कर लो. दोनों में ये था कि सेंटर विल अरेंज द मनी फ्रॉम आरबीआई एट लेसर रेट्स एट लोअर कॉस्ट. तो सेंटर विल बोरो फ्रॉम आरबीआई. नाउ सेंटर विल बोरो फ्रॉम आरबीआई, हाउ इट विल बी रीपेड? तो इट विल बी ईदर एक्सटेंडिंग द ड्यूरेशन जीएसटी कंपनसेशन का जो 5 साल था उसको और आगे बढ़ा देंगे, ताकि लग्जरी और सिन गुड से जितना भी सेस आ रहा है वो आता रहे, और जितना भी गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोरो किया है वहां से वो कंपनसेशन फंड से लेके वापस कर दें. तो ये टैक्स पेयर्स के पैसे से ही जाएगा ऑब्वियसली, जो लग्जरी और सिन गुड्स खरीदेंगे उनसे. बट हेयर रेजोल्यूशन ये हुआ कि फाइनली 28 स्टेट्स और 3 यूटीज जो हैं उन्होंने ऑप्शन 1 के साथ जाना चूज किया. सो दिस इज ऑल अबाउट. तो ये सारा लिखा हुआ है इसमें, जो मैंने समझाया वो सब इसमें ही लिखा हुआ है, बुकलेट में भी है. सो ये कंपनसेशन सेस जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है एंड देन ट्रांसफर टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड हैज़ बीन क्रिएटेड. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़ ऑफ फिस्कल पॉलिसी, द फर्स्ट टॉपिक. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वन.